दोस्तों कल तक हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वन संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। वन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल हमने इनके वनों के जो लाभ है वो देखे थे। वनों से हानियां क्या हो सकती हैं वो भी मैंने कल कुछ बताई थी, जैसे जलवायु परिवर्तन है, मृदा अपरदन है, क्योंकि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों को जकड़ के रखती हैं, तो ये वृक्षों के अतिदोहन से मृदा अपरदन होगा। इसके अतिरिक्त जलवायु चक्र प्रभावित होगा तो वर्षा कम होगी। वर्षा कैसी हो जाएगी? कम। बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मृदा अपरदन हो जाएगा तो जो मिट्टी है वो बह जाएगी, बह करके नदियों को उथला कर देगी, तो नदियों में जो जल होगा वो इस तरीके से जब वर्षा होगी तो वो बढ़ जाएगा और वो आपकी बस्तियों तक आ जाएगा, जिससे बाढ़ की संभावना है। उसके अतिरिक्त कई सारे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, ये सारी वनों के अतिदोहन से होने वाली समस्याएं हैं। अब वनों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो प्रमुख उपाय है। तो वनों के संरक्षण के लिए हम खुद से जागरूक हों। सबसे पहला तो उपाय यही है कि अधिक से अधिक वन लगाएं, वनीकरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, लोगों को जागरूक करें। उसके अतिरिक्त सामाजिक वानिकी योजना होती है। सामाजिक वानिकी में हम क्या करते हैं? सामाजिक वानिकी में हम अपने समाज में, हमारे आस पड़ोस में, घर के बाहर जहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी है उस पर पेड़ लगाएं। उसके अतिरिक्त सड़क के किनारे, रेल मार्ग, उन खाली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। उसके अतिरिक्त हम आर्थिक वानिकी का उपयोग कर सकते हैं। आर्थिक वानिकी में क्या होता है? ऐसे पेड़ लगाएं जो क्या करें, जैसे फल वाले पेड़ हैं, फल जिससे हमें पर्यावरण संतुलन भी प्राप्त होगा एवं कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। तो सामाजिक वानिकी है आपका, आर्थिक वानिकी है, व्यावसायिक पेड़ लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त कृषि वानिकी, कृषि वानिकी में हम क्या करते हैं, जैसे खेत की मेड़ है, उस पर जो खाली जगह है वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं। पुराने जो बगीचे हैं उनका क्या कर सकते हैं, फिर से हम उनका पुनरुद्धार कर सकते हैं, फिर से वहाँ पे वृक्ष लगा सकते हैं। तो ये आपके वनों के संरक्षण के उपाय हैं। सन 1972 में स्वीडन एक देश है, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में हमारे देश में उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भाग लिया। उस सम्मेलन से लौटने के बाद उन्होंने 1972 में ही भारत में वाइल्ड लाइफ, इसको हम कह सकते हैं वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो जीव थे, जंगली जानवर, उनको शिकार या उस पर रोक लगा दी गई, उससे संबंधित कानूनों का निर्माण किया। उसी वर्ष, उस समय हमारे देश में टाइगरों की संख्या बहुत कम हो रही थी, तो सन 1973 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना गया। और उस प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया गया कि शेरों की जो आबादी थी उनको जितने भी प्राकृतिक आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति की गई, और उनके संरक्षण के लिए जो भी उपाय संभव थे वो सारे उपाय किए गए। उसके अतिरिक्त समय समय पर बहुत सारे वन से संबंधित एक्ट लागू किए गए, जैसे कि एक वन संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये 1960 में लागू किया गया। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में लागू किया गया। फिर इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का फिर से अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम सुधार बोलते हैं, 1980 में। जो उसमें कमियां रह गई थी उनको 1980 में फिर से लागू किया गया। फिर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1995 में। ये सरकार द्वारा समय समय पर वनों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय हैं। ये वन संरक्षण के बाद प्राकृतिक संसाधनों में बहुत से और संसाधन आते हैं, जैसे कि जल है, मृदा है, खनिज है। ये सब हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों में। अब जल, मृदा, खनिज, इन सब में हम क्या पढ़ेंगे? जल के लाभ क्या हैं,
जल की दुरुपयोग से क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, सेम मृदा में भी पढ़ेंगे और खनिज में भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रदूषण हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं जल कैसे खराब होता है, प्रदूषित होता है, उसके संरक्षण के उपाय क्या हैं, मृदा कैसे प्रदूषित होती है, उसको कैसे हम बचा सकते हैं, वो सारे खनिज इस तरीके से ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों में हमें मेनली जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उन चीज़ों का याद रखना है। इसमें आपको जल के प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे संबंधित जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं वो आपको विशेषता ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम जल की बात करें, जल संसाधन की, तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो जल संसाधन है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है। जल संसाधन है किस मंत्रालय के अधीन आएगा? ये आएगा आपका पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी मिनिस्ट्री जो है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अब जल से संबंधित सरकार ने जो मतलब अधिनियम बनाए या जो भी कानून बनाए उनको हमें विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि पेपर में अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल के प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, जल के प्रदूषण से जो रोग होते हैं, हानियां होती हैं, वो जरूर पूछे जाएंगे। तो उसको आपको अभी जो एक टॉपिक है आपके में जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग, उसमें वो कवर हो जाएगा आपका, तो इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जल से संबंधित और कौन से अधिनियम बनाए सरकार ने? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। उसके बाद जल उपकर प्रदूषण, उपकर मतलब इसमें सुधार किया गया। जो 1974 में बना कानून था उसमें फिर 1977 में फिर से सुधार किया गया। तो ये आपके एक फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि कब बना? 1948 में बना था, बहुत पहले। इसमें क्या था कि जो आपके उद्योग होते हैं उनसे निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उससे संबंधित नियम है कि वो किस तरीके से उन पदार्थों को जलाशयों में डालने से रोकेंगे, एवं उनकी जो गुणवत्ता है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगला आपका संसाधन आता है जल के बाद, वो आपका आता है मृदा संसाधन। इससे संबंधित जो प्रमुख एक्ट हैं उसमें 2-3 आते हैं, जैसे कि पहला एक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। मतलब जो इंडस्ट्रीज है उनका विकास और उनका नियंत्रण कैसे हो, उससे संबंधित एक अधिनियम है, वो 1951 में पारित हुआ। उसके बाद इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो हम रासायनिक दवाएं प्रयोग करते हैं खेतों में उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो उनके नियंत्रण से संबंधित सरकार ने एक जो अधिनियम 1968 में लाया, उसमें उन्होंने प्रावधान किए कि किस तरीके से इनका उपयोग किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में किया जाए। और आजकल कार्बनिक खेती को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि केमिकल जो है उनका कम से कम उपयोग किया जाए। उसके अतिरिक्त एक अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट है, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन, एवं नियंत्रण लिख सकते हैं हम इसको, एवं नियंत्रण एक्ट 1976। इसमें क्या होता है, जो आपकी शहरी भूमि है उसको कैसे अधिग्रहण करना है, उससे संबंधित नियम कानून है। क्योंकि सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत होती है तो उसको बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया। उसमें कुछ सुधार किए होंगे कि किसी भी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण करना है तो उस कानून के तहत कर सकते हैं। ठीक है। मृदा संसाधन के बाद आपका खनिज आता है, तो इससे संबंधित कुछ विशेष नियम नहीं है। वो जो खदानें वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें जो है वो सीधा आपका टेंडर होता है, इस तरीके से नहीं होता। उनका ऑनलाइन जो है वो बोली लगती है।
तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनके अतिरिक्त सरकार जो है वो समय समय पर कुछ नीतियां विकसित करती हैं, जैसे कि एक 2002 में राष्ट्रीय जल नीति सरकार ने घोषित की थी। अभी पिछली बार सरकार ने नमामि गंगे परियोजना भी लॉन्च की है, जो कि पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है, जो कि गंगा की सफाई योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति के बाद राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में जो है सरकार ने बनाई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनाई गई? 2004। वन अधिकार अधिनियम बनाया, जिसमें जो कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, उनको उनके अधिकारों से संबंधित एक अधिनियम है कि उनको उनसे कोई बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो जंगल होते हैं उनका प्राकृतिक आवास होते हैं। इस तरीके से जैव विविधता अधिनियम 2002, ये इस तरीके से समय समय पर सरकार जो है पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नीतियां जो है समय समय पर जारी करती रहती है, ठीक है, जिससे पर्यावरण की जो है गुणवत्ता वो बनी रहे। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक में आपका अगला जो पॉइंट है वो आता है ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत। पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत। पारंपरिक स्रोत वो होते हैं जो हम पिछले कई वर्षों से लगातार उपयोग करते आ रहे हैं। नवीनीकृत में मैंने बताया था आपको, ऐसे संसाधन जिनको हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके नवीनीकृत में आते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इन सब से मिलने वाली ऊर्जा, ये सब आपका नवीनीकृत में आते हैं। उसके बाद आता है आपका अनवीनीकृत स्रोत। अनवीनीकृत स्रोत में क्या आएगा? अनवीनीकृत में आएगा आपका जिनका एक बार समाप्त होने के बाद जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो अनवीनीकृत स्रोत में आएंगे। जैसे समस्त आपके जीवाश्म ईंधन हो गए। जीवाश्म ईंधन में क्या आएगा? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो एलपीजी हम प्राप्त करते हैं, मीथेन जो कि इसके रिफाइनिंग से निकलती है, ये सारी गैसें आपकी किस में आ जाएंगी? ये सारे पदार्थ जो हैं वो अनवीनीकृत स्रोत में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हम कैसे इन स्रोतों का उपयोग करके, जैसे नवीनीकृत, अनवीनीकृत, पारंपरिक, गैर पारंपरिक हैं, उनका कैसे उपयोग करके हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है, उससे किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जल से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, वायु ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, जीवाश्म ईंधन तो हमें पता ही है, कोयला, पेट्रोल, इनका लगातार उपयोग किया जाता है। इस सबसे संबंधित जो आपका अगला टॉपिक है, इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।